हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बफर। और इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो प्रीवियस देखा था बफर इंडेक्स, वहाँ पर हमारा एक पॉइंट रह गया था, उसको हम देख लेते हैं। ये पॉइंट आपको दिया गया है 7.13 एग्जाम्पल से ऊपर। वहाँ पर अगर आप अपने नोट्स में देखिए पेज 237 एग्जाम्पल 7.13 से ऊपर, वहाँ पर आपको एक पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि आपके पास किसी बफर की बफरिंग कैपेसिटी तब मैक्सिमम होती है जब आपके पास ये जो रेशो है, कॉन्जुगेट एसिड सॉरी कॉन्जुगेट बेस और एसिड की रेशो, अगर वो आपकी रेशो जो है वो यूनिटी है, तो आपके पास क्या है कि बफरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। उस पॉइंट पर आपकी पीएच किसके इक्वल होगी? पी के ए के ही इक्वल होगी। जितनी आपकी ओरिजिनल पीएच थी वही आपकी जो है वो आफ्टर एडिंग एसिड और बेस सेम रहेगी। तो इसका मतलब है कि आपकी बफरिंग कैपेसिटी तब मैक्सिमम होगी जब आपके पास रेशो क्या आ जाए, यूनिटी आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल हम अपनी एक वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे सारी। और उसके बाद आगे आपको पॉलीप्रोटिक एसिड्स का टॉपिक दिया गया है, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आप आगे आ जाए नोट्स में। 251 पेज नंबर 251 पेज नंबर पे हमें टॉपिक दिया गया है फिजियोलॉजिकल बफर्स। ये बेसिकली बफर्स की एप्लीकेशंस दी गई हैं कि प्रैक्टिकली बफर्स कहाँ पर यूज होते हैं। फिजियोलॉजिकल बफर्स यानी हम यहाँ देखेंगे कि हमारे कौन से, हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में कौन से ऐसे बफर्स हैं जो कि मौजूद हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें तो हमारे ब्लड की पीएच हमने पीछे भी पढ़ी थी, 7.35 से 7.45 होती है। अब ये जो पीएच रेंज है इसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर इस पीएच चेंज में प्लस माइनस 0.3 यूनिट चेंज भी अगर आता है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस पीएच में इजाफा कर दें, 7.45 में ऐड कर दें 0.3, अगर आप इतना भी इजाफा कर दें तो भी वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। या अगर आप इस 7.35 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.3 को, तो भी जो आपकी पीएच रेंज आएगी वो एक्सट्रीम होगी, वो उस पर्सन की उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। यानी हमें स्ट्रिक्टली इसी रेंज में पीएच को मेंटेन करना है ब्लड की। अगर पीएच वैल्यू इससे कम या ज़्यादा होती है, हत्ता कि सिर्फ 0.3 यूनिट ही कम ज़्यादा होती है, तो वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदेह है, उससे डेथ वाकया हो सकती है। इसका मतलब है कि इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड में नेचुरली बफर्स का होना ज़रूरी है ताकि वो इस पीएच रेंज को मेंटेन कर सकें। अब हमारी बॉडी में आमतौर पे जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारे पास एसिडिक मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है कंपेयर्ड विद बेसिक मेटाबोलाइट्स। इसके अलावा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी प्रोडक्शन की वजह से भी हमारे वहाँ पर ब्लड में जो है पीएच के एसिडिक साइड पे जाने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ बफर सिस्टम इन आवर ब्लड। अब हमारे ब्लड में नेचुरली कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो एज अ बफर एक्ट करते हैं? हमारे पास हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सिस्टम है, हमारे पास फॉस्फेट बफर्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं। ये इनकी परसेंटेजेस दी गई हैं कि ये इतनी इतनी परसेंटेज में हमारे ब्लड में मौजूद हैं और ये सब सिस्टम्स जो हैं वो एज अ बफर एक्ट कर रहे हैं और प्रिवेंट करते हैं हमारे ब्लड की पीएच को चेंज होने से। अब हमारे पास ये जो एबिलिटी है, यहाँ पर आपको एक टर्म दी गई है, दैट इज अल्कली रिवर्स। अल्कली रिवर्स क्या है कि आपके पास ये जितने भी बफर्स हैं, इन सब की जो कंबाइंड एबिलिटी है कि वो हमारे ब्लड में जितनी भी एसिडिक चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, या उन जो ब्लड की पीएच मेंटेन कर रहे हैं, उस सिस्टम को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? अल्कली रिवर्स का। इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन एसिडोसिस या एल्कलोसिस हो सकती है। ये क्या कंडीशन है? अगर किसी पर्सन की जो पीएच है वो 7.35 से थोड़ी सी नीचे चली जाती है तो वो कंडीशन कहलाएगी एसिडोसिस। आमतौर पर कुछ बीमारियों में ऐसा हो जाता है, या अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसकी जो वर्किंग अगर बॉडी की प्रॉपरली नहीं हो रही तो एसिड मेटाबोलाइट्स क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी पीएच थोड़ी सी क्या हो सकती है, एसिडिक साइड पे जा सकती है। उसको हम कंडीशन को नाम देंगे एसिडोसिस का। और अगर आपके पास यहाँ से पीएच थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, 0.1 इंक्रीज हो गई है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? एल्कलोसिस कहलाएगी। लेकिन अगेन ये पीएच चेंज अगर 0.3 से एक्सीड कर जाएगा तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा, जिससे अल्टीमेटली अगर उसको फौरन क्योर ना किया जाए तो पर्सन की डेथ भी अकर हो सकती है। तो ये हमारे पास इस हवाले से कुछ मेन पॉइंट्स आ गए। यहाँ पर एक जो उन्होंने ब्लड में पाया जाने वाला जो एक इम्पॉर्टेंट बफर है, बाइकार्बोनेट बफर, उसकी वर्किंग को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट बफर जो है ये आपके पास कार्बोनिक एसिड तब बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं।
कार्बोनिक एसिड की अगर आप आयनाइजेशन करें तो आपके पास प्रोटॉन बनता है, साथ में आपके पास बाइकार्बोनेट बनता है। अगर आप इसकी पीएच के लिए एक्सप्रेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से आपके पास आता है, ऊपर कॉन्जुगेट बेस आएगी और नीचे आपके पास एसिड आएगा। इसकी भी आपके पास, चूंकि इसमें दो प्रोटॉन है, तो इसकी भी आयोनाइजेशन दो स्टेप्स में होती है, लेकिन चूंकि फर्स्ट स्टेप में जब आयोनाइजेशन होती है तो ये जो कॉमन आयन है वो सेकंड वाली आयोनाइजेशन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। इसलिए हम ओवरऑल जो कंसीडर करेंगे वो हम सिर्फ इस वाली को, फर्स्ट आयोनाइजेशन को ही कंसीडर करेंगे। कार्बोनिक एसिड की पीके वैल्यू आपके पास होती है 6.10। जो हमारे पास कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन, जो आइडियल कंसंट्रेशन है जो हमारे ब्लड में एग्जिस्ट करती है नॉर्मल पर्सन के, वो कितनी है, 26 मिलीमोल पर लीटर है बाइकार्बोनेट्स के लिए, और कार्बोनिक एसिड के लिए कितनी है, 1.3 मिलीमोल्स पर लीटर है। अगर आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन में, तो आपके पास पीएच की वैल्यू आती है 7.40। और अगर आप देखें तो ये 7.40 वैल्यू उसी पीएच रेंज में आ रही है जो आपने पढ़ा था कि एक हेल्दी पर्सन की जो पीएच है वो क्या होनी चाहिए, ब्लड की 7.35 से 7.45 के दरमियान होनी चाहिए, इस रेंज में होनी चाहिए। इट मीन्स के नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास जो बाइकार्बोनेट बफर है वो पीएच कितनी मेंटेन कर रहा है, वो 7.40 पीएच जो है वो हमारे ब्लड में मेंटेन कर रहा है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि ये सिस्टम आपकी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो हमारे लंग्स में ब्लड पाया जाता है वहां पर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन आयोनाइज होने पर देती है प्रोटॉन्स। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये बाइकार्बोनेट जो आपके बन रहे हैं, जो आपके बफर का पार्ट है, ये उसके साथ कंबाइन होते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अब असूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि चूंकि कार्बोनिक एसिड ज्यादा हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ऊपर वाली क्वेश्चन दिखाती हूँ, आप इस इक्वेशन को कंसीडर कीजिए। देखें, हमारे पास लंग्स में एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड्स की तादाद ज्यादा हो रही है। कैसे ज्यादा हो रही है, ये आपने यहां से देखा कि हीमोग्लोबिन जब कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनी, आयोनाइज होने पर एच पॉजिटिव बन रहा है। अब एच पॉजिटिव की वजह से क्या है कि ब्लड में जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो प्रोटॉन से कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। अब असूली तौर पे तो क्या होना चाहिए कि चूंकि कार्बोनिक एसिड ज्यादा हो रहे हैं तो आपके पास ओवरऑल क्या होना चाहिए कि जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज। लेकिन एक्चुअल में नहीं होता ऐसा। उसकी वजह क्या है कि हमारे ब्लड में एक एंजाइम मौजूद है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो क्या करता है, कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो इस तरह से हमारे पास ये सिस्टम वर्क करता है। हमारे पास जो अगले बफर दिए गए हैं उसको देखते हैं। यानी यहाँ तक आपने देख लिया, एक फर्स्ट एप्लीकेशन देख ली कि हमारे ब्लड में जो मोस्ट कॉमन, एक दो कॉमन है, एक आपका फॉस्फेट बफर है और एक आपका बाइकार्बोनेट है। उसमें से आपने यहाँ पर बाइकार्बोनेट की देख ली। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट बायोलॉजिकल या क्लिनिकल मेजरमेंट्स हैं, जब आप क्लिनिकल या बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी आर्टिफिशियल मटेरियल प्रिपेयर की है जो आप कह रहे हैं कि ये टूथ इम्प्लांट के तौर पर यूज हो सकता है, हम इसको आर्टिफिशियल टीथ के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो आपको किसी ह्यूमन बीइंग में उसको इम्प्लांट करने से पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये ह्यूमन का जो फ्लूइड है ये क्या उससे रिजेम्बलेंस, उससे कंपेटिबिलिटी, मुताबिकत रखता है कि नहीं रखता। तो आपको बायोलॉजिकल या क्लिनिकल स्टडी करते हुए क्या करना पड़ेगा, सेम वही जो है एटमॉस्फेयर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको वही पीएच मेंटेन करना पड़ेगी। तो वो पीएच मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट बफर्स यूज करते हैं। हमारे, अगर आप किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो तो वो आमतौर पर पीएच 6 to 8 की रेंज में होते हैं। तो आपको ऐसे रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए अपनी पीएच को इसी रेंज में मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टडी कर रहे हो, वो आमतौर पर अगर 4 to 10 के बीच में ऑपरेट करें, तो आपको अपनी पीएच रेंज को इसी रेंज में मेंटेन करना पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे, बफर से करेंगे। अब हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल बफर्स हैं, जो आप यहाँ पर बायोलॉजिकल या क्लिनिकल मेजरमेंट्स में बफर्स यूज होते हैं, उनमें जो कॉमन बफर्स हैं वो दो हैं, वो हम देखते हैं। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बफर इज नेसेसरी टू स्टडी बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन क्लिनिकल स्टडी। अब वो रिएक्शन जो पीएच डिपेंडेंट है, अगर आपने उसकी पीएच ही मेंटेन ना की तो आपका तो रिएक्शन, आप प्रॉपरली उसको स्टडी नहीं कर रहे आप, तो उसमें बहुत सारी ऑल्ट्रेशंस आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये नेसेसरी है कि आप जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन है, कोई क्लिनिकल स्टडी कर रहे हैं, कोई क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, तो उसके लिए नेसेसरी है कि आप अपनी पीएच को मेंटेन करें जो उसकी रिक्वायरमेंट है।
अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो इसमें एक बफर देखेंगे दैट इज फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर हमने पढ़ा था जब हमने पॉलीप्रोटिक एसिड्स देखे थे, तो हमने देखा था कि फॉस्फोरिक एसिड कुछ इस तरह से आयनाइज होते हैं। फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव और H2PO4 नेगेटिव, अगले स्टेप में ये जो आपकी यहाँ वाले स्टेप में कॉन्जुगेट बेस थी फर्दर आयोनाइज होती है और उसके बाद में फर्दर आयोनाइज होती है। इसका मतलब है कि अगर आप इस तरह का सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो बफर क्या होगा, आपकी वो कुछ इस तरह से सिस्टम होगा कि आपके पास ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम। ठीक है। अब अगर आप इनकी पी के वैल्यूज देखें, अगर आप इनके के एक एक्सप्रेशन देखें, ये सेम वहां से है जो आपने पोलीप्रोटिक एसिड का टॉपिक पढ़ा था, वहां पर आपने देखा था इसकी रेशो उसकी पी के वैल्यू, इसकी रेशो इसकी पी के वैल्यू और इसकी रेशो की बात की गई है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास इनकी पीके वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट हैं। इन बफर्स को आप इसलिए भी यूज कर सकते हैं कि आप अपने सोल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रखें। आयनिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आपके पास सोल्यूशन के अंदर जितने सॉल्ट्स हैं उनकी वजह से टोटल जो आयंस हैं उनकी वजह से जो आयनिक स्ट्रेंथ है ये उसको बता रही होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी स्टडी करना चाह रहे हैं जहां आप आयनिक स्ट्रेंथ को भी मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप फॉस्फेट बफर्स को यूज कर सकते हैं। अब फॉस्फेट बफर्स जो है उनकी बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है, +-1 पीएच यूनिट जो है वहां तक ही होती है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉस्फेट बफर इस सिस्टम पर बेस यूज कर रहे हैं जिसमें आपने एसिड लिया है H3PO4 और आपने कॉन्जुगेट बेस ली है H2PO4 नेगेटिव, तो इसकी जो pKa वैल्यू है वो है 1.96। आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, इस पीएच वैल्यू में सिर्फ कितना चेंज कर, उसकी बफर कैपेसिटी या पीएच को मेंटेन कर सकता है, +1 यूनिट या -1 यूनिट। उससे ज्यादा का पीएच चेंज अगर आप करेंगे तो ये पीएच को रेजिस्ट नहीं कर सकता। या अगर आप फॉस्फेट बफर इस सिस्टम पर बेस ले रहे हैं जिसमें आपने H2PO4 नेगेटिव और HPO4 नेगेटिव 2 लिया है, तो आपके पास यहाँ पीके आ रहा है 7.12। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये क्या करेगा, पीएच में चेंज कितना सिर्फ मेंटेन करेगा, +1 यूनिट या -1 यूनिट। अगर आप फर्दर पीएच चेंज करें तो ये पीएच चेंज को रेजिस्ट या उसको मेंटेन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में एक ये पॉइंट आ जाता है कि इसकी बफरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। सिर्फ ये प्लस जो आपकी वैल्यू है उससे 1 यूनिट जायद या उससे 1 यूनिट कम पीएच तक को मेंटेन कर पा रहा है पीएच चेंज को, उससे ज्यादा पीएच चेंज को ये जो है मेंटेन नहीं कर पाता। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो फॉस्फेट बफर है ये बहुत सारे पॉलीवेलेंट केटाइंस या कैल्शियम वगैरह के साथ क्या करता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है या उनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बना देता है। तो अगर वो आपका कॉम्प्लेक्स बना देगा तो जो उसका बफरिंग का रोल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कि फिजियोलॉजिकल बफर में हमने देखा फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर इन तीनों में से आप कोई भी सॉल्ट लेकर आप इन तीनों सिस्टम में से बेस कोई भी आप क्या यूज कर सकते हैं, बफर बना सकते हैं। लेकिन आप इसमें से जो सा एसिड का सॉल्ट यूज कर रहे होंगे आप वही वाली पीके वैल्यू यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि आपके पास इसकी कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं कि इसकी बफरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है और ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है पॉलीवेलेंट केटाइंस के साथ। नेक्स्ट हम एक और बफर देखेंगे दैट इज ट्रिस बफर, जो कि है ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल एमाइनो मीथेन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप है और 3 आपके साथ, एक ये हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, दूसरा ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है और तीसरा ये आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है। अब इस बफर की अगर आप प्रोटोनेशन करते हैं तो प्रोटोनेशन पे क्या होता है कि जो आपका ये है एन, ये क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ये आपके पास क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। यानी ये बफर आपके पास क्या कर रहा है, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसकी बेस है। अब इस बफर की कुछ एडवांटेजेस जो हैं, जो इसकी बेनिफिट्स हैं, जो इसकी प्लस पॉइंट्स हैं वो क्या हैं कि हमारे पास ये बफर प्राइमरी स्टैंडर्ड है। इसकी पीएच जो इसकी मोलैरिटी की वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होती, जो इसके सोल्यूशंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहते हैं, स्टेबल है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी सॉलिबिलिटी फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स में बहुत ज़्यादा अच्छा सॉलिबल है। अगर उनमें अच्छा सॉलिबल होगा तो ये उनकी पीएच आसानी मेंटेन करेगा। नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता। ये कैल्शियम सॉल्ट के साथ प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता, जैसे आपने फॉस्फेट बफर के केस में देखा था, तो ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होता। और अगेन वही बात कि एक तो इसकी सॉलिबिलिटी इनके साथ अच्छी थी, दूसरा ये कि ये हाईली कंपैटिबल होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के साथ।
ये उसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारे पास कुछ इसके डिसएडवांटेजेस, कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि इसकी बफरिंग कैपेसिटी बिलो 7.5 डिमिनिशेस। इसकी बफरिंग कैपेसिटी 7.5 से नीचे, यानी ये एक आपके पास बेसिक रेंज का बफर है, तो ये 7.5 से जो ऊपर पीएच की वैल्यूज हैं वहां तक तो ये पीएच को रेजिस्ट करता है, इसकी बफरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। लेकिन 7.5 से नीचे जो है ये बफरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी नहीं है, ये बफर की जो चेंज इन पीएच है उसको मेंटेन नहीं करता। दूसरी बात ये कि जब हम पीएच की मेजरमेंट्स करते हैं, तो पीएच की मेजरमेंट के लिए हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जिनमें हम कुछ इलेक्ट्रोड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड होते हैं, ये उनकी सरफेस के साथ, अब ज़ाहिर-सी बात है, आप कोई ऐसी मेजरमेंट कर रहे हैं कि आप क्या जिस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, वो आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ ही रिएक्ट कर जाए, तो वो आपके लिए क्या होगा, एक हार्मफुल, एक उसकी नेगेटिव पॉइंट है, एक उसकी लिमिटेशन है। तो सिमिलरली कैलोमल इलेक्ट्रोड जिसको यूज़ किया जाता है पीएच मेजरमेंट के लिए, ये क्या करता है, उस इलेक्ट्रोड की सरफेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ तक हमने आज देखा कि बफर की एप्लीकेशंस, जिसमें हमने देखा कि हमारे ब्लड में बफर जो एग्जिस्ट कर रहा है, बाइकार्बोनेट सिस्टम, हमने उसको पढ़ा। और फिजियोलॉजिकल बफर्स में एक हमने देखा फॉस्फेट बफर, और एक हमने देखा यहाँ पर जो है ये ट्रिस बफर। तो ये हमारे पास बफर्स की दो एप्लीकेशंस हैं।